गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक कॉन्टैक्ट के लिए जो एसेंशियल्स या एलिमेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उन्हीं में जो एक इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्स वो है कंसिडरेशन। दैट इज कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न्स, यानी कुछ के बदले कुछ। यानी कि जो सेक्शन 10 में जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेंशियल्स ज़रूरी हैं वो सेक्शन 10 के तहत दिए गए हैं, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पक्षकारों में कंसेंट के साथ साथ वो फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। तो उसी के साथ यदि प्रतिफल में कंसिडरेशन, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रतिफल है, वो भी एक मैंडेटरी एलिमेंट्स है जो एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित करता है। सेक्शन 25 में यह क्लियर कहा गया है कि यदि एग्रीमेंट्स या ठहराव में प्रतिफल नहीं है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि यह ज़रूरी है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए, उनके बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, इसके अलावा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उनके बीच में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, और सबसे जो अहम चीज़ है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसिडरेशन या प्रतिफल। अब मीनिंग क्या होता है? कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर द वन इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, वन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स समथिंग रिटर्न्स, यानी कुछ के बदले कुछ। यदि आप कुछ किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए या किसी अनुबंधों के जरिए किसी दूसरे पक्षकार को कुछ भुगतान कर रहे हैं, इसके अलावा या आप कुछ उसको चुकारा कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो कंसिडरेशन का ही प्रारूप है। ये लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल एक्ट्स के लिए दिए जाना चाहिए। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यदि अनुबंधों में प्रतिफल नहीं है तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में माना जाएगा। कुछ एक डेफिनेशंस हम डिस्कस कर सकते हैं पॉलक के अनुसार। पॉलक ने कहा एक प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है और इस मूल्य के बदले प्राप्त को प्रवर्तित कराया जाता है। इसके अलावा ब्लैक स्टोन ने कहा है कंसिडरेशन इज द इनकम्पेंसेशन गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर, यानी कि एक तरीके से एक पक्षकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति या हर्जाना, कोई रिफंड या कोई वैल्यू दूसरे पक्ष को दी जाती है, वो प्रतिफल का ही प्रारूप कहलाती है। इसके अलावा जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के सेक्शन 2D में जो डिटेल्स में दिया गया है कि जब वचनदाता की इच्छा पर यानी प्रोमाइजर की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने कोई ऐसा कार्य किया है या करने का वचन देता है, कोई कार्य कर चुका है, यानी पास्ट में पास्ट कंसिडरेशन की बात करते, काम किया जा चुका है और उसके बदले में कुछ वचन के बदले में कुछ प्रतिफल चुकारा करना बाकी है। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और यानी प्रेजेंट कंसिडरेशन यानी कार्य होगा, कार्य किया जा चुका है और अभी उसका जो प्रॉमिस है उस वचन के परफॉर्मेंस में कंसिडरेशन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, या कोई भविष्य में किए जाने वाले कार्यों या वचनों के निष्पादन के फलस्वरूप प्रतिफल को पूरा किया जाना जरूरी है। यानी कि दो तरीके से होते हैं, पास्ट में जो काम कर चुका, पास्ट में जो कार्य हो चुका है उसका प्रतिफल का भुगतान किया जाना, या वर्तमान में साइमल्टेनियसली जो प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, यानी वचन और उसका निष्पादन साथ में हो रहा है, वो कंसिडरेशन के रूप में चुकारा किया जा चुका है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके अलावा भविष्य में जो वचन और उनके निष्पादन करने के एवज में या फलस्वरूप रिजल्टेड जो प्रतिफल मिलना है, कंसिडरेशन मिलना है, वो अभी भविष्य में किया जाएगा। यानी इसको हम कंसिडरेशन को हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझा सकते हैं। यानी मोहित अपनी कार को रोहित को 50,000 बेचने के लिए राजी हो जाता है, तो इस स्थिति में है रोहित है वो एक 50,000 का भुगतान करने का प्रॉमिस करता है। तो रोहित का जो 50,000 का भुगतान है वो मोहित के लिए कंसिडरेशन होता है। और इसी तरीके से मोहित जो अपनी कार को बेचने का जो उसको ट्रांसफ़र करने का जो एक तरीके से प्रॉमिस करता है, वो कार मोहित के लिए
रोहित के लिए कंसिडरेशन या प्रतिफल का रूप होती है। इसके बाद हम प्रतिफल के लक्षण क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिडरेशन क्या क्या होने चाहिए। तो नंबर 1 है इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर, यानी प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर हो। धारा सेक्शन 2 अंडर सब सेक्शन 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिफल के रूप में किया जाने वाला कार्य या उस कार्य के करने से विरत वचनदाता के निवेदन या इच्छा पर होना जरूरी है। प्रोमाइजर की इच्छा पर होना चाहिए। प्रतिफल का एक तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो प्रोमाइजर वो डिसाइड करता है, और वो प्रोमाइजर अपने वचन के या अपने एक्ट के निष्पादन परफॉर्मेंस की एवज में वो कंसिडरेशन पाना चाहता है। सेकेंड वन है आपका इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमाइजी और एनी अदर पर्सन, यानी इसका भुगतान प्रोमाइजी यानी वचन ग्रहीता या वचन ग्रहीता के इच्छा पर किसी अन्य पर्सन के द्वारा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एक पिता ने अपनी बेटी को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इस कंडीशन पर गिफ्ट की कि वह उस प्रॉपर्टी का सर्टेन अमाउंट एनुअली अपने भाई यानी उस डॉटर के चाचा को देगा और उसी दिन से वो प्रभावी होगा। तो इसका मतलब ये है कि डॉटर पुत्र के ब्याह यानी डॉटर अपने पिता के ब्याह पर तृतीय पक्षकार जो उसका चाचा है उसके साथ एंटर हो चुकी है एग्रीमेंट में, और वो कॉन्ट्रैक्ट में एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन चुकी है। बट कुछ समय बाद जो पुत्री थी उसने अपने चाचा को भुगतान करने से मना कर दिया, इस बैकग्राउंड पर कि इसमें चाचा का कोई कंसिडरेशन नहीं है, प्रतिफल की उपस्थिति नहीं है चाचा की तरफ से। तो कोर्ट ने जो इसमें डिसीजन दिया कि भाई जो आपने आपके और पिताजी के बीच में जो कंसिडरेशन की उपस्थिति थी उस बिहाव पर आपको यहाँ चाचा का भी कंसिडरेशन या प्रतिफल मौजूद है, तो उस स्थिति में आप उसको जो एक सर्टेन अमाउंट है कंपनसेशन की वो आप चाचा को देने के लिए दायी होंगे। प्रतिफल किसी कार्य को करने अथवा कार्य से विरत रहने या कार्य को नहीं करने के संबंध में एक तरीके से रिटर्न रिवार्ड हो सकते हैं। यदि आप काम कर रहे हैं और उसके एवज में आप प्रतिफल ले रहे हैं या प्रॉमिस के बदले में आप किसी वचन के निष्पादन के फलस्वरूप कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो वो आपका एक तरीके से किसी कार्य की एवज में दिया गया प्रतिफल कहलाता है। और यदि किसी कार्य को मना करने की एवज में आपको कुछ प्रतिफल या वचनों का निष्पादन करने की एवज में आप ये कार्य नहीं करेंगे, तो आपको इस तरीके से आप यदि मेरे सामने एक कंपटीटर के रूप में कोई दुकान नहीं खोलते तो मैं आपको 5,000 रुपये महीना दूंगा। कंसिडरेशन नकारा या नेगेटिव भी हो सकता है एक तरीके से। इट मे बी नेक्स्ट वन, इट मे बी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, यानी वर्तमान के कार्यों के लिए भी आप कंसिडरेशन या वर्तमान या भविष्य या भूतकाल के कार्यों के लिए कंसिडरेशन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, यानी कि प्रतिफल का यानी कोई मॉल अपने मॉल या किसी कॉम्प्लेक्स का विक्रेता अपने फ्लैट्स को 20 लाख की जो मायने उसकी वैल्यू है उसको कीमत को 2 लाख में ही बेचना चाहता है, तो वो एक तरीके से लीगल कंसिडरेशन माना जाएगा। एडुकेट होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि उसमें 20 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसका 20 लाख ही प्रतिफल हो। एडुकेट प्रॉपर्टी उसमें कंसिडरेशन की प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्रतिफल कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड और वैल्यू, यानी प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए जिसका मूल्यांकन जिसका असेसमेंट इजीली या आसानी से किया जा सके, यानी कि वैल्यूएबल होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के लिए या ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी सेपरेट कंसिडरेशन फॉर ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट। हर अनुबंध के लिए एक पृथक रूप से प्रतिफल का भुगतान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रतिफल से वचनदाता को लाभ होना चाहिए, बेनिफिट्स टू द
प्रोमाइजर फ्रॉम कंसिडरेशन, यानी कि वचनदाता की इच्छा से जब कार्य किया जा रहा है तो उस स्थिति में प्रतिफल का भुगतान वचनदाता को वचन ग्रहीता के द्वारा किया जाना चाहिए, तो ही प्रतिफल सार्थक माना जाए। नेक्स्ट वन, इट मस्ट बी रियल नॉट ए इल्यूशरी, यानी काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, धरातल पर, यानी रियल मायने में एक तरीके से कंसिडरेशन के रूप में वैल्यू का भुगतान प्रोमाइजर को किया जाना चाहिए। इट मस्ट बी लीगल वैधानिक होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित में हो, जनता के इंटरेस्ट में हो, या मॉरल हो या लीगल हो। उन समस्त कार्यों के लिए कंसिडरेशन का भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें पर्याप्त प्रतिफल या कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में माने जाते हैं। तो सेक्शन 25 में कुछ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनकी श्रेणी है जिनमें पर्याप्त प्रतिफल या एडिक्वेट प्रतिफल नहीं होने के भी उपरांत वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा माने जाते हैं। यानी कुछ एक ऐसे अपवाद हैं, उन अपवादों में जब अनुबंध में पर्याप्त या एडिक्वेट प्रतिफल नहीं होता है तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में माने जाते हैं। जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शंस का कॉन्ट्रैक्ट है, यदि बाप और बेटे के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लिखित में हुआ है कि पुत्र पिता से कहता है कि मैं आपको हर महीना 5,000 रुपये आपको क्षतिपूर्ति के पे करूँगा, तो उस स्थिति में जो पुत्र है वो 5,000 का जो कमिटमेंट है जो रिटन में हो चुका है वो एक तरीके से उसको भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और उसमें कंसिडरेशन नहीं होते भी उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेकंड वन, यदि नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो पारस्परिक प्रेम भाईचारे के इस तरीके के अनुबंध यदि हैं और उनके लिए पर्याप्त स्टैम्प ड्यूटी पेड कर दी गई है और नियर बाई नज़दीकी रिलेशंस पर बेस्ड हैं और लिखित में हैं, उनके लिए पर्याप्त ड्यूटीज या रजिस्टर्स हो चुके हैं, तो उस स्थिति में उनमें पर्याप्त प्रतिफल नहीं होते हुए भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड वन, कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस। यदि आप कोई जैसे नियोक्ता या उसका कर्मचारी है, उसके बीच में कोई इस तरीके का कमिटमेंट हो जाता है, या एक उसका नियोक्ता का कर्मचारी कोई बीमारी से ग्रसित है, उस स्थिति पे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पर यदि वो कैसा कमिटमेंट करता है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, जिसके लिए जो भी कॉस्टिंग होगी, हॉस्पिटल की जो कॉस्ट होगी उसका पेमेंट मैं करूंगा, और उस स्थिति में लिखित में हो जाता है, तो उस स्थिति में भी एक तरीके से कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में वो कॉन्ट्रैक्ट काउंट होगा। नंबर 1, इसके अलावा नेक्स्ट वन है एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। यदि आपने एजेंसी के रूप में, यानी आप प्रिंसिपल हैं या नियोक्ता हैं आप, और आपने किसी एजेंट्स को काम पर रखा हुआ है और एजेंट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है, तो उस स्थिति में एजेंट्स के कार्य के प्रति आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। आप यह कहकर नहीं बच सकते कि इनमें कंसिडरेशन नहीं है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। यानी कि एजेंसी में भी कंसिडरेशन एजेंसी के फ्री कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट यदि लिखित में है तो उस स्थिति में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में। इसके अलावा ग्रेट्यूअस बेलमेंट है, यानी कि निःशुल्क जो निक्षेप के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उस स्थिति में यदि आपका कोई पड़ोसी आपका स्कूटर लेके जाता है और इस स्कूटर को एक्सीडेंट कर लेता है, तो मानवता के नाते ये कि वो स्कूटर एक्सीडेंट हो गया, तो उस स्थिति में कहता है भाई मैं 2,000 रुपये इसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस का पे कर दूंगा। लीगली आप उस पर केस नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में एक तरीके से यदि वो स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरीली यदि 2,000 रुपये का पेमेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पर कर रहा है, तो उस स्थिति में वो भी एक ग्रेट्यूअस जो बेलमेंट है, एक तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।